ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः, कक्षा संख्या षड्विंशतितमी 26वीं कक्षा को आज पढ़े। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था 105वां सूत्र 105 एंगः पदांता दति। ठीक है, ये कंप्लीट हमने कर लिया था। ठीक है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे इसके हमारा सूत्र आता है 106 नंबर। ङसि ङसोश्च ङसि ङसोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं च अव्ययपदम् समासः ङसि इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। तो इसमें ङसिश्च ङश्च ङसि ङसौ तयोः ङसि ङसोः। अनुवृत्ति इसमें आती है एङः अति पूर्वः एकः पूर्वपरयोः संहितायाम्। इन पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थ एङः उत्तरयोः ङसि ङसोः अति परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशो भवति संहितायां विषये। कहते एंग से उत्तर, एंग का अर्थ है ए अथवा ओ से उत्तर जो ङसि और ङस षष्ठी पंचमी और षष्ठी व्यक्ति का एक वचनांत जो प्रत्यय, उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व और पर एंग और इनका ङस का अस बचेगा, ङसि और ङस का, तो उनका अ उन दोनों के स्थान में क्या हो जाए पूर्व रूप, माने एंग ही हो जाता है। ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, संहिता के विषय में। तो ये शब्द के अंत में नहीं लगता, ये शब्द के हमेशा मध्य में लगेगा, पद के मध्य में लगेगा, शब्द के अंत में नहीं लगेगा। क्योंकि ये ङसि और ङस जब परे कब होंगे, शब्द पूरा शब्द तो ङसि प्रत्यांत और ङस प्रत्यांत होता है। तो इसलिए उदाहरण दिया है अग्नेः वायोः। पंचमी षष्ठी व्यक्ति में एक जैसा ही रूप बनता है। ठीक है, तो ये दिया है यहाँ पर इन्होंने अग्नि शब्द है, और अग्नि से यहाँ पर हम ले आए ङसि पंचमी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय इत संज्ञा आदि होकर के क्या बचा हमारा जी, बोलो अस। अब ये अग्नि और अस बचा। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, को अभी
अभी हमको एंग बनाना है, क्योंकि ये एंग से पहले एंग होगा तभी लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इसकी शेषो घैसखी से घी संज्ञा है। घी संज्ञा होने के कारण से क्या है, घेर गिति, घी संज्ञक अंग को गित प्रत्यय के परिवर्ते गुण हो जाता है। तो यहाँ ये गित प्रत्यय घी संज्ञक को गुण होकर के इसको क्या बन गया, अग्नि बन गया। क्या बन गया जी, बोलो, अग्नि। और ये नसी का अस है, हम इधर लिख दिया हमने इसको, ठीक है, इधर हटा दीजिएगा, ठीक है। तो अग्नि अस। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, यहां पर एंगहा पदांता दत्ती से पूर्व रूप प्राप्त हो रहा था। वो यहां तो एंगा पदांता दत्ती, वो पदांत में लग रहा था, वो नहीं लगेगा यहां, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस सूत्र से अब पूर्व पर के स्थान में, हाँ वास्तव में ये हमारा हाँ, वो पद के अंत में था, एंगा पदांता दत्ती पद के अंत में था, तो यहाँ पर वो लग नहीं सकता था। तो उसके वो नहीं लगता तो क्या लगता है यहाँ पर, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह से इसको अयादेश हो जाता, वो गलत बच जाता। तो यहाँ पर कह दिया कि अपदांत में तो ngस और ngसी के परे रहते भी हो जाता है। तो ये आ और ए को ए हो गया, तो क्या बन गया, अग्नेश, और रुत्त विसर्ग होकर के अग्नि। ऐसे वायु से वायो बन जाएगा, यहाँ पर भी शेषो घैसकी से घी संज्ञा, घेरगिति से गुण, और फिर इससे पूर्व रूप हो जाएगा, ठीक है। और कोई विशेष नहीं है, परंतु ये इस प्रकार के इकारांत उकारांत और जो माने ngसी ngसोष्ट, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शब्द रूप की सिद्धि बनाते हैं तो उनमें लगता है, जो एंग अंत है उनमें लगेगा मुख्य रूप से, ठीक है। और जो राम आदि शब्द है ह्रस्वकारांत, उनसे उत्तर इनको स्य हो जाता है, ये 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा अग्नि वायो, ये सिद्ध हो गया दोनों में से। घेनगिति लिखा हुआ है यहाँ पर 7 3 111 से अग्नि को गुण होकर के अग्नि असरा प्रकृत सूत्र से क्या हो गया, पूर्व एकादेश होकर के अग्नि बन गया, ठीक। इसी प्रकार से जाननी। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र है रीता उता, रीता पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम उत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति ngसी ngसोः अति एकः पूर्वपरयोः संहितायाम अर्थ ऋकारांताद उत्तरयोर ngसी ngसोरति परतः पूर्वपरयोः स्थाने उकार एकादेशो भवति संहितायाम विषय। कहते हैं ह्रस्व ऋकारांत कोई शब्द है, उससे उत्तर ngसी और ngस परे होगा तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाए, उकार आदेश हो जाता है री के स्थान में, और ngस और ngसी का जो अस है आकार, आकार के स्थान में। तो क्या हो गया, पितुहु होतुहु, ये दिखा दिया। ऋकारांत शब्द का षष्ठी और पंचमी में भी समान रूप बनता है। ऋकारांत शब्दों के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिद्धि दिखा दिया, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होत्री ngसी आ गया, ये संज्ञा आदि हो गई इसकी, होत्री अस, यहाँ ऋकार एवं आकार दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, री और अ, उकार हो जाएगा। उकार करेंगे तो क्या, री के स्थान में यहाँ पर उ अण हो रहा है, तो अण हो रहा है तो उरण रपरा से वो रपर वाला हो जाएगा। रपरत तो होकर के क्या स्थिति बन जाएगी, हो तू सा, ऐसा हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, रात सस्य, संयोगांत सकार का लोप प्राप्त है, तो ये रात सस्य सूत्र ने नियम से क्या कर दिया, रेप से उत्तर तो सकार का ही लोप होता और किसी का नहीं होता संयोगांत। तो रेप से उत्तर सकार आ गया तो उसका लोप हो गया, सकार का लोप। अब क्या बना हमारे पास में, हो तू र। अब रुत्व विसर्ग होकर के इसको
होतुः बन गया। इसी प्रकार से पितृ शब्द से पितुः बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलिएगा। ये हो गया। चलिएगा, तो इस प्रकार से ह्रस्व ऋकारांत शब्दों के लिए ये सूत्र कार्य करेगा हमेशा नस और नसी में। ख्यत्यात् परस्य, ख्यत्यात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, परस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः ह्यश्च त्यश्च ख्यत्यम, तस्मात् ख्यत्यश्च, तस्मात् ख्यत्यात्, समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उत नसी नसो अति संहितायाम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ ख्यात्या इत्येताभ्याम परस्य नसी नसोरतः स्थाने उकार आदेशो भवति। यहां पर इनका कहना है कि कहीं पर भी नसी अथवा गस के परे रहते किसी शब्द का यण आदेश हो जाए, यण आदेश होकर के ख्या मिल जाए या त्या मिल जाए, ख्या या त्या मिल जाए, ये तो इस ख्यात्या से उत्तर ngसी के आकार को, ngस के आकार को क्या हो जाता है, उकार आदेश हो जाता है। मुख्य रूप से ये जो शब्द है ख्या, ये केवल सखी शब्द में मिलता है, सखी में सखी के लिए है। और ये त्या, त्या पति शब्द में, पति शब्द का जब हम आगे ngस से हंसी लाते तो एको एणची लगा करके त्या हो जाता है, क्या हो जाता, तो उसके बाद में ngस और ngसी के आकार को उ हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सख्यु पत्यु, अब यहां पर क्या हुआ, ये सखी शब्द के रूप चलाने के लिए ये आपको सूत्र हमेशा ध्यान रखना होगा। सखी और ये आपका नसी, नसी का अस बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इको एणची लगेगा पहले, यहाँ पर कोई भी सूत्र प्राप्त ही नहीं है, कुछ भी, यहाँ सीधा इको एणची प्राप्त है। इको एणची से क्या हो जाएगा, ई को यह होकर के ये क्या बन जाएगा आपका सख्य। अब ख्य से उत्तर वैसे सखी शब्द का दिखा रहे हो, यदि आपको और किसी शब्द का भी मिलता है ऐसा तो उससे उत्तर भी हो जाएगा, इस आकार को ऊ हो जाएगा और ये हिस्सा रहेगा, तो सख्युस बन गया और ऋत्व सख्यु, ऐसे पति शब्द से पत्यु बन जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत विशेष सूत्र है। यहां लिखा हुआ है सखी तथा पति शब्द को ngसी एवं ngस विभक्ति परे रहते ऋणादेश होकर सख्य अस्पत्य अस रहा। अब यहाँ ख्या त्या परे, ठीक है, तो ये बन गया आपका सख्यु पत्यु। चलिएगा, अब आ रहा है हमारा बहुत विशेष सूत्र है ये भी, अतो रोर अप्लुतादप्लुते, अतः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, रोह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अप्लुतात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अप्लुते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, समासः, समास दिया है इसमें अप्लुतात् अप्लुतये उभयत्र नहीं तत्पुरुषः। जो अप्लुतात् पद है और अप्लुते पद है उन दोनों के अंदर यहाँ पर नहीं तत्पुरुष कर दिया, अर्थात न प्लुतः अप्लुतः तस्मात् अप्लुतः, न प्लुतः अप्लुतः तस्मिन् अप्लुते, नहीं तत्पुरुष है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है उत अति संहितायाम। ठीक, अर्थ
अप्लुतादकारादुत्तरस्य रो रेफस्याप्लुते कारे परतः उकारादेशो भवति संहितायां विषये। इनका कहना है कि अप्लुत आकार या अप्लुत आकार मान जो ह्रस्व आकार है वो कैसा होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। तो उससे उत्तर रू का रेफ माने रू, रू माने सयुषो रू, रू होता है, उस रू का जो रेफ बचता है, रोह रेफस्य में रू के रेफ के स्थान में षष्ठी का अर्थ स्थान में अप्लुते अकारे परतः, और बाद में उस रू के रेफ के बाद में जो दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अप्लुत आकार माना अप्लुत ह्रस्व आकार। तो रू के रेफ को ऊ हो जाता है संहिता के विषय में। यहां पर उदाहरण दिए हैं वृक्षोत्रा प्लक्षो अत्र। संधि आपने पूर्व में हमने कई बार आपको पढ़ा दी है संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में। अब आपको समझना है, हमें यह समझना है कि यहां पर यह कह रहे हैं कि देखिएगा ये क्या कर दिया, अतः, अतः का मतलब ये होगा पंचमी का दिख रहे हैं तो अत ऐसा है वास्तव में। अत माने तपरकरण किया है, तपर का मतलब क्या होगा, तपरस तत्कालस्य से ये ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। क्या, ह्रस्व आकार जो 6 है इसके उसका ग्रहण होगा। अब यहां पर अतः के साथ में इन्होंने अप्लुतात का अप्लुतात विशेषण लगाया है। क्या, अप्लुतात माने ऐसा आकार कैसा होना चाहिए, अप्लुत। अब बात ये आई कि ये तो अप्लुत, ये तो अप्लुत होता ही नहीं, ह्रस्व आकार तपरकरण करने से क्या हो गया, इसका ग्रहण ही होगा, ह्रस्व का ही होगा, प्लुत का होगा ही नहीं। भाई ह्रस्व आकार कभी प्लुत होता ही नहीं है, प्लुत अलग है। प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। जब प्लुत को लिखेंगे तो उसका लिखने का ये तरीका है, 3 का अंक लिख देते हैं, और ह्रस्व का लिखने का ये एक मात्रक है। और आगे भी यही शर्त लगा रहे हैं, ऊपर से अति आ रहा है, अति माने ह्रस्व आकार कैसा होना चाहिए, अप्लुत माने वो भी अप्लुत होना चाहिए। तो मन में शंका ये उठती है कि भाई ये ह्रस्व या तपर कर ही दिया दोनों स्थान पर, तो अप्लुत क्यों जोड़ रहे हैं, प्लुत का निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लुत का तो ग्रहण ही नहीं हो रहा, प्लुत तो हट रहा है, जैसे दीर्घ हट रहा है वैसे प्लुत हट रहा है। भैया दीर्घ का जैसे हट रहा है वैसे प्लुत भी हट जाएगा अपने आप। एक मात्रक लिया है तो प्रकरण से एक मात्रक का ही ग्रहण। तो यहां पर अप्लुत माने प्लुत का निषेध करके ये बता रहे हैं महर्षि पाणिनि जी कि प्लुत वर्णों का जो विधान है, माने कोई भी ह्रस्व वर्ण है या दीर्घ है उनको प्लुत बनाया जाता है, वो उसके प्लुत करने वाले सूत्र कहां पर है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में है। दूसरे पाद के उधर है, दूसरे पाद के अंत में कुछ सूत्र हैं जिनसे प्लुत का विधान किया गया। मैं आपको बता देता हूं सूत्र जहां प्लुत है, देखिएगा। यहां से चलता है ये 8-2-82 82 वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त। यहां से प्लुत का वर्णों को प्लुत किया गया है। क्या प्लुत, तो 108 से लेकर के ये आपका पूरा इसकी जो अनुवृत्ति है वो चलती है 8वें पाद के द्वितीय पाद के अंत तक। ठीक है, द्वितीय पाद के अंत तक इसकी अनुवृत्ति चल रही है। ठीक है, ये पाद की समाप्ति तक। तो अब ये दूसरे पाद में प्लुत का विधान है।
तो क्या हो रहा था, ये कह रहे हैं कि इस आकार को, माने ह्रस्व आकार है, यदि आगे चल के इसको कभी पुलुत नहीं होना चाहिए। माने ऐसा ह्रस्वकार जिसको फ्यूचर में और भविष्य में आगे जो 8वें अध्याय के द्वितीय पाद के किसी सूत्रों से पुलुत ना हो। क्योंकि पुलुत, हाँ हमने कहा पुलुत तो वो अलग ही होता है, अलग नहीं होता, ह्रस्व को ही पुलुत किया जाता है। और क्या है, पूर्वत्र सिद्धम 7 अध्याय 1 पाद के सूत्रों की दृष्टि में 8वें अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर के 4थे पाद के अंत तक के सूत्र कैसे माने जाते हैं, असिद्ध। तो ये जो पुलुत वाले सूत्र हैं, जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो क्या है, असिद्ध हो जाएगा। तो उसको तो ऐसा ही दिखेगा ये तपर। तो कहा कि पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध होने पर, माने इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि ऐसा ह्रस्व आकार जिसको आगे चल के पुलुत ना हो, उस ह्रस्वाकार से उत्तर रू के रेफ को, और ऐसा ह्रस्वाकार परे हो जिसको आगे चल के प्लुत ना किया जाए, उस ह्रस्वकार के परे रहते रू के रेफ को ऊ। क्योंकि इस सूत्र की दृष्टि में वो प्लुत जो वहां किया जाएगा वो कभी दिखेगा ही नहीं इसको तो ह्रस्व दिखेगा, तो ये तो झट से करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सूत्र ने यदि संधि कर दी तो फिर आगे उस सूत्र से, उन सूत्रों से पुलुत नहीं होगा ह्रस्वकार। ह्रस्वकार से उत्तर रू के रेफ को ह्रस्वकार के परे रहते यदि ऊ हो जाता है तो फिर आगे 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में जो प्लुत का प्रकरण है उसका सूत्र नहीं लगेगा, ये भी कह सकते हैं। और वो लगेगा आगे चल के तो फिर ये नहीं लगेगा, संदेह होगी ही नहीं। ठीक, बस इतना समझ लीजिएगा। तो यहां अप्लुतात और अप्लुते कहने का ये प्रयोजन है। ठीक है, तो ये संधि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार लगती है साहित्य में। वृक्षो अत्र प्लक्षो अत्र। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं हिंदी में इन्होंने दिया उसको समझा देता हूं क्या स्थिति है। वृक्ष, और ये प्रथमा व्यक्ति का है, वृक्ष रू हो गया, सशो रू का र बचता है, तो यहाँ पर अत्र, तो वृक्ष र अत्र ऐसा हो गया। अब यहां पर क्ष का उत्तरवर्ती अप्लुत भिन्न है, माने ये क्ष ये अ है, इसमें ये क्या है, प्लुत नहीं है, इसको आगे चल के प्लुत नहीं होना। तो तथा अत्र का आ ये भी प्लुत से भिन्नाकार है, ये भी प्लुत, इसको आगे चल के नहीं होना है। तो आता रू के रेफ को क्या हो गया, ऊ हो जाएगा। इसको क्या हो गया बोलो, ऊ। रू के रेफ को ऊ हो गया। तो अतः रू के रेफ को उत्त होकर के क्या बन गया, वृक्ष ऊ अत्र, पश्चात आद गुणा लगा देते हैं तो वृक्षो अत्र हो जाता है ऐसा। फिर एंगा पदांताति से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो वृक्षोत्र बन जाएगा। ठीक है, से प्लक्षोत्र। अब यहां पर ये टिप्पणी लिखी है नीचे, आप देख लेंगे पुस्तक में अपनी में, मैंने समझा दिया टिप्पणी, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, इसी जो पेज है हमारा, ये इससे अगले वाले पेज पे है जहाँ सूत्र है उससे, क्योंकि आधा सूत्र इस पेज पर है लेफ्ट साइड में, आधा सूत्र इसका राइट साइड में, तो राइट साइड में लिखा है अतः अति दोनों में तपर होने के कारण ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा, प्लुत का हो ही नहीं सकता। फिर भी अप्लुतात अप्लुते ग्रहण इसलिए है कि अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद
के 108 तक के जो प्लुत विधान वाले सूत्र हैं वह इस प्रकरण के प्रति इस सूत्र के प्रति पूर्वत्र सिद्धम के नियम से असिद्ध होने पर एक मात्रक माना जाने पर प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति ना हो। अर्थात अब उससे यदि आगे चल के इसको प्लुत होना है तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। ये इसका सार निकल के आता है। माने ऐसा ह्रस्वकार जिसको आगे चल के प्लुत नहीं होना है उससे उत्तर, और ऐसा आकार परे हो जिसको आगे चल के प्लुत नहीं होना है, तब ये रू के रेप को ऊ करेगा। बस ठीक है, चलिएगा। ये हो गया। हशी च हशी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति अतः रो उत संहितायाम अर्थ हशी च परतोत उत्तरस्य रोरेफस्य उकारादेशो भवति संहितायाम विषय। ये ऐसा है, ये कहते हैं ह्रस्व आकार से उत्तर माने हश के परे, हश माने वर्ग के आपके हश प्रत्यार के अंदर हा या व र ल, और वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर और तृतीय अक्षर ये आ जाएंगे। तो इनके परे रहते क्या हो जाता है, रू के रेफ को उकार हो जाएगा संहिता के विषय में। तो यहाँ पर कोई अप्लुतात और अप्लुते वाली कोई बात नहीं है, चाहे प्लुत आगे चल के हो जाए कोई बात नहीं है। तो पुरुषो याति, पुरुषो हसति, पुरुषो वदति। तो पुरुष सु, पुरुष रु, पुरुष र, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे है हमारा र और रू, र को उत्त हो जाएगा, ठीक है। याति परे आ गया ये, तो ये या किस में आ जाएगा आपका, हर्ष में आ गया। हर्ष में आ गया तो रू के रेप को ऊ हो गया, और फिर आद गुणा से गुण होकर के पुरुषो याति ऐसे बन गया, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि पूर्व सूत्र से आकार परे रहते ही प्राप्त था, यहाँ पर हर्ष परे रहते भी कर दिया। ये संधि भी सरल है। ऐसे पुरुषः हसति, पुरुषो हसति, पुरुषो वदति। तो ये कैसी है, ऐच्छिक संधि है, इसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं पुरुषः याति, पुरुषः हसति, पुरुषः वदति, ठीक है। चलिए, अच्छा ये संधियां जो वाक्य रूप में संधियां होती है वो ऐच्छिक ही होती है। ये हमने आपको संपूर्ण संधि प्रकरण में पढ़ा दिया है। यदि आप संपूर्ण संधि प्रकरण एक ही स्थान पर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपके लिए हमने ये कॉलम बना दिया है संपूर्ण संधि प्रकरण, उसमें संपूर्ण संधियां पढ़ाई सारी एक जगह ही, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा अलग अलग है, यहाँ पर अभी चलेंगे, फिर 7-8वें अध्याय में आएंगी कुछ संधियां, ठीक है, ऐसा है। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा, ये तो संधि वाला हो गया, ठीक है। अब कहां संधि नहीं होती है, क्या, कहां पर संधि नहीं होती है, अर्थात प्रकृति माने जैसी है वैसी ही रहेगी, अपवाद भी है। और ये जो प्रकरण आ रहा है, जो यहां से आरंभ हो रहा है, ये वस्तुतः क्या है, छंद से संबंधित है, वैदिक साहित्य से संबंधित है, लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है। यहां पर महर्षि पाणिनि ने छंदसी पढ़ा नहीं है, छंदसी पढ़ा नहीं है, तो भी महर्षि पाणिनि ने आगे एक सूत्र ऐसा पढ़ा है, उससे ये ध्वनित होता है कि यहां से जो ये प्रकरण आ रहा है, कुछ सूत्र हैं, माने वो ये सूत्र और आगे सूत्र, तो वो कहाँ लगते हैं, छंद में लगते हैं, वैदिक साहित्य में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, वैदिक साहित्य में। चलिएगा, पढ़ लेते हैं इसको। प्रकृत्यांतः पादम
प्रकृत्या तृतीया व्यक्ति विकल्पान्तम अंतः पादम अव्यपदम समासः अंतः पादम अंतः मध्ये पादस्य अंतः पादम तस्मिन् अंतः पादम अव्ययी भाव। ये अव्ययी भाव समास किया है। यहाँ पर अंत शब्द यहाँ पर क्या है? मध्य। मध्य शब्द का पर्यायवाची और सप्तम्यंत है। ठीक है, तो अंत का अर्थ मध्य, पादस्य, पाद के मध्य में उसको क्या बोलते हैं? अंतः पादम। विभक्त्यर्थे अव्ययी भाव समासः, वही है अव्ययम विभक्त समीप से क्या है? विभक्त्यर्थ में समास हुआ है। अधिस्त्री जैसे, स्त्रीषु अधिकृत्य प्रवर्तते अधिस्त्री। ततः सप्तम्याम उत्पन्नस्य ङे तृतीया सप्तम्योर बहुलम इत्यनेन आम अम भावः। ये वास्तव में क्या अव्यय दिखा रहे हैं? अव्यय भाव समास क्या होता है? अव्यय होता है, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं सप्तमी आई है। सप्तमी आई है तो कहते हैं सप्तमी में क्या हो जाता है? अव्यय भाव समास में तथा माने सप्तमी जो सप्तमी में उत्पन्न घी उसको तृतीया सप्तमी और बहुलम से अम हो जाता है। ह्रस्वकारांत शब्द से उत्तर तृतीया और सप्तमी के जो प्रत्यय उनको क्या हो जाता? अम हो जाता बहुल करके। तो अम हो गया है तो अंतः शब्द अव्ययम अधिकरण भूतम मध्यम आचष्टे। और क्या अंतः शब्द है यहाँ पर वो अव्यय और अधिकरण भूत वाला और अधिकरणवाची है, मध्य अर्थ को कहने वाला है। ठीक है, तो ये तो इसके स्वरूप पर चर्चा कर दी। ये वास्तव में लिखा तो अव्यय है, परंतु ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। वास्तव में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत में भी इसका ऐसा ही रूप बनता है। ये तो आपको द्वितीय अध्याय में पढ़ाया था। अब है अनुवृत्ति हमारी अति एंगः अति संहितायाम, इनकी अनुवृत्ति है जी। अर्थ पादमध्यस्थे परतः परत एंग प्रकृत्या भवति सहिता कार्यम न भवति इत्यर्थः। कहते पाद के मध्य में पाद व्यवस्था होती है, जैसे मंत्र आदि मंत्र होते हैं उनमें पाद होते हैं। 4 पाद होते हैं, कहीं 3 पाद होते हैं, पर 4 पाद अधिक होते हैं। तो उस पाद के मध्य में वर्तमान ह्रस्व आकार के परे रहते उससे पूर्व में जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? एंग। तो कहते हैं उसको प्रकृत्या भवति। प्रकृत्या माने वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई संधि नहीं होती। क्या संधि प्राप्त थी? एंग पदांतरति से पूर्व प्राप्त था, तो वो नहीं होती है। संहिता कार्यम न भवती, अर्थात संधि कार्य होता ही नहीं है। संहिता का कार्य क्या है? संधि कार्य। एंगा इति यत पंचम्यंतम अनुवर्तते तदर्थाद यह प्रथमांतेन विपरिणम्यते। ऊपर से एंगा की पंचमी की अनुवृत्ति आ रही थी एंगा पदांतरति से, वो यहाँ पर तदर्थात माने अर्थ के लिए, माने यहाँ इस सूत्र के अर्थ के वश से, माने यहाँ में लगाना उसका पंचम्य का संबंध नहीं लगाना। तो इसलिए विपरिणाम प्रथमांत से विपरिणम्य हो गई। उसका प्रथमांत में हमने अर्थ लिया, प्रथमा बना दिया उसको, है यहाँ विपरिणाम हो गया उसका। विपरिणाम माने भिन्न विभक्ति, हमने यहाँ उसको बना दिया। अब कहते जैसे उदाहरण ते अग्ने अश्वमायुंजन। अब देखिएगा ये वाला जो आ है और ये वाला जो आ है ये क्या है? पाद के मध्य में है, पाद के अंत में भी नहीं है, पाद के आदि में भी नहीं है। आपको ए नहीं देखना, ये अ देखना है। ह्रस्व अति लिया है, पादस्थ मध्य अति परता। तो ये जो आ और ये जो आ पाद के अंत में नहीं है, पाद के मध्य में है, अंत और आदि में नहीं है। बस मध्य में चाहिए हमें, अंत आदि से कोई लेना देना नहीं। ठीक,
तो ये पाद के मध्य में है, ठीक है। जो पाद का आरंभ यहां से हो रहा है और अंत यहां हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अब ये से एगा पदंत लग रहा था, यहाँ पर वो नहीं लगा, ऐसे यहाँ पर लग रहा था, नहीं लगा, प्रकृति भाव हो गया। ते अस्मिन जबमादधुः, तो यहाँ पर भी पाद के मध्य में आ गया। सुजाते अश्वसूनिर्ते उपप्यन्तो अध्वरम। अब देखिए, सुजाते अश्वसूनिर्ते, तो यहां पर ये आ क्या है, पाद के मध्य में है। ऐसे ही उपप्रेंतो अध्वरम, ये जो ओ है एंग, ये क्या पाद के मध्य में, अजनी ये नहीं, वो ये वाला आ पाद के मध्य में है। शिरो अपश्यम, ये भी ऐसा ही है, पाद के मध्य में। अध्वर्यो अद्रिभिः सुतम, तो यहाँ पर ये आ क्या है, पाद के मध्य में है। अब मैं आपको इसकी हिंदी जो लिखी है इन्होंने वो पढ़ के बता देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने समझा दिया, यहां से समझ लीजिएगा। उपर्युक्त सारे उदाहरणों में पाद के मध्य में अकार है, अतः ते, सुजाते, उपयंतो आदि के एंग को प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात एंगा पदांतादति से प्राप्त पूर्व रूप नहीं होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और आगे जो लिखा है, यद्यपि इस प्रकरण में छंदसी का निर्देश नहीं है, तथापि इस प्रकरण के अधिकांश सूत्र वेद विषयक ही हैं, क्योंकि लौकिक पादबद्ध पद्यों में यह कार्य नहीं देखा जाता। ये कह रहे लौकिक जो साहित्य है उसमें तो संधि हमें की हुई प्राप्त होती है। सूत्र 6:118 में पठित जो सर्वत्र पद है, ठीक है, आगे आएगा सर्वत्र विभाषा गो हो, ठीक है, तो वहां पर सर्वत्र से भी, सर्वत्र पद से भी यही ध्वनित होता है कि ये जो प्रकरण के अधिकतर सूत्र हैं वो क्या है, छंद से संबंधित हैं, लौकिक साहित्य से नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो बस ये अब प्रकृति भाव का आरंभ हो गया है, अब प्रकृति रूप चलेगा कुछ समय तक। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे चलिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, समय भी पूरा हो जाएगा हमारा। अव्यादवद्यादवक्रमुरावर्तायमवन्त्ववयस्वस्युषु च, अव्यास्युषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम, समासा अव्ययत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, ये द्वंद्व समास कर दिया इसमें। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इसका, यहाँ लिखे हुए हैं, अव्याच्च अवद्याच्च अवक्रमुश्च अव्रतं च अयं च अवन्तुश्च अवस्युश्च आवस्यवः, ये ऐसा हो जाएगा, अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्तवयस्यवः और तेषु स्युषु। ठीक है, ये हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी, प्रकृत्या अंतापादम एंगः अति संहिताया। चलिएगा, अव्यात अवद्यात अवक्रमः अव्रत अयम अवन्तु अवस्यु इत्येतेष्वप्तिषु अतिपरतः अंतःपादम एंग प्रकृत्या भवति। कहते हैं कि ये जो शब्द हैं इनके परे रहते भी, क्या, इनके परे रहते भी पाद के मध्य में, माने ये पाद के, माने एंग माने अभी पाद के अंत में होगा, है वो पाद के मध्य में होगा वो। ठीक है, एंग तो कहते हैं ये इनका, यानी इनका जो अति है वो पाद के मध्य वाला परे हो, तो जो एंग है
उसको क्या हो जाता, प्रकृति हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता। अभी इसमें थोड़ा सा हम बता देंगे कि ये सूत्र क्यों बनाया। यहाँ उदाहरण दिया है, अग्नि प्रथमो वसुभिर्नो अव्यय अव्यात। अब ये एक पाद है पूरा, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें ये यहाँ पर एंग का ओ है और ये पाद के मध्य में आ रहा है ह्रस्व, और ये अव्यात शब्द का है, इसलिए यहां पर इसको प्रकृति नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा। इसी प्रकार से मित्र महो अवद्यात, अवद्यात शब्द में मां शिवासो अवक्रमु ऋग्वेद के हैं, तेनो अव्रता, अव्रता आ गया, शतधारो अयम मणि, ये अयम का आ गया, तेनो अवंतु पितरः, अवंतु का आ गया, उशिकासो अवश्यवः, तो ये अवस्यु का आ गया आ। इनसे पूर्व में सबसे एंग आ रहा है। अब ये यहां पर सोचने वाली बात ये कि भाई ये सभी तो ह्रस्वकार हैं और पाद के मध्य में हैं, तो ऊपर वाले सूत्र से ही इसमें तो प्रकृति भाव प्राप्त नहीं था, ये भी तो छंद के ही है, ये शब्द भी छंद के ही है, तो ऊपर वाले सूत्र से क्यों नहीं है, प्राप्त होने पर भी फिर दोबारा क्यों इससे प्रकृति भाव कर रहे हैं। तो उसका उत्तर यहां पर दिया, देखिएगा संस्कृत में दिया है, देख लीजिए। यद्यपि अत्र पूर्व सूत्रेण प्रकृति भाव सिद्ध, पूर्व सूत्र से प्रकृति भाव सिद्ध था, तथापि अव्ययात आदिषु परतः पुनः प्रकृति भाव विधाना जायते ज्ञाप्यते यत पूर्व सूत्रे अवकार यकार परे अति प्रकृति भावो विधीयते इति। अब इस सूत्र से ज्ञापित होता है, क्या ज्ञापित होता है, ज्ञापक समझ लीजिएगा कि भाई पूर्व सूत्र से भी इस आकार के परे रहते तो पूर्व एंगा जो एंग का है उसको प्रकृति भाव हो रहा था। अब ये जितने भी शब्द हैं, ये इनमें जो आकार आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, इसमें आकार क्या है, अ के बाद में व है, तो ये व परक आकार है, ये भी व परक आकार है, ये भी व परक आकार है, ये भी व परक आकार है, ये य परक आकार है, ये व परक आकार है, ये व परक आकार है, ह्रस्व अ। तो इससे ये ज्ञापित होता है कि भाई प्रकृति भाव विधानात् जायते, इस सूत्र से प्रकृति भाव कर रहे हैं कि पूर्व सूत्र में जो प्रकृति भाव का विधान किया है, ह्रस्वाकार पाद के अंत मध्य में वर्तमान हो, तो वो कैसा है, यकार परक और वकार परक नहीं होना चाहिए। यकार परक और वकार परक ह्रस्व आकार पाद के मध्य में वर्तमान होने पर पूर्व वाला सूत्र विधि नहीं कर पा रहा था। साफ साफ स्पष्ट निषेध नहीं किया हम कुछ भी, परंतु ये सूत्र ज्ञापित कर रहा है कि भाई पुनर्विधान जो कर रहे हैं, इसका मतलब इन शब्दों के परे, इन शब्दों में जो आकार है उसके परे रहते पूर्व एंग को प्रकृति भाव सिद्ध नहीं था पूर्व वाले सूत्र से। और ये आकार कैसे है, इन सभी शब्दों में आकार कैसा है, कोई अधिकतर तो वकार परक है और एक यकार परक है। तो इससे क्या मतलब, अब यकार परक ह्रस्वाकार और वकार परक ह्रस्वाकार केवल इन्हीं शब्दों के परे रहते प्रकृति भाव होगा, अन्य में संधि हो जाएगी। ठीक है, इन शब्दों से भिन्न यदि कोई अ है और उसके बाद माने आ आदि अकार आदि वाला शब्द है और उसके बाद में व है, या है, उसके बाद में जस्ट एकदम, तो फिर संधि हो ही जाएगी, एंगा पदांत जाति, प्रकृति भाव नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा, ये हो गया। ठीक है, ये हिंदी पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दिया पूरी।
यद्यपि इस सूत्र के उदाहरणों में पूर्व सूत्र से ही प्रकृति भाव प्राप्त था, पुनरपि इस सूत्र की रचना से ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र से वकार यकार परे है, जिस आकार के उसके परे रहते प्रकृति भाव नहीं होता है। प्राप्ति नहीं तो इसे निषेध करना पड़ा। तो सूत्र 118 पठित सर्वत्र पद से भी यही भाव प्रकट होता ही, आगे पढ़ा देंगे आपको। एंगा पदांतरति से प्राप्त संधि कार्य उदाहरणों में यहां नहीं हुआ। कमेंट करके बताइएगा ये व्यापक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। अब तो इतना तो समझ में आना कि सरल है, कुछ विशेष नहीं है। ठीक, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।